नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बिहार एएसओ नई भर्ती 2025 के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इससे रिलेटेड हर एक पहलू के बारे में, जैसे कि इसका सैलरी क्या होगा, इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे, कितना इसका एग्जाम फी होगा और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि यानी कौन कौन से डेट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया 21 मई 2025 को, ठीक है। यानी कि 21 मई 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगर हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कब से स्टार्ट हो चुका है, तो 29 मई 2025 से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कल ही 29 मई था और कल से इसके लिए अप्लाई करना शुरू हो चुका है, ठीक है। अगर लास्ट डेट की बात करें, यानी कि कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 23 जून 2025 तक। तो लास्ट आप 23 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई कर दें। एग्जाम डेट अभी तक कोई इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है और ना ही एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दिया गया है। अभी सिर्फ आपको अप्लाई का स्टार्ट डेट और एंड डेट बताया गया है, यानी कि कब से कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कैटेगरी वाइज हम लोग वैकेंसी डिटेल को समझेंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल पोस्ट भी दिया गया है, और जो पोस्ट है रिजर्व है वुमेन के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। 35% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मात्र जो 16 पोस्ट हैं, जो कि उनके लिए 16 पोस्ट दिया गया। और यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट जो कि रिजर्व किया गया है वुमेन 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, तो ये 6 पोस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 4 पोस्ट है और एक इधर आपको देखने को मिल रहा है। यहीं पे एससी की बात करें तो 9 पोस्ट है और 3 रिजर्व पोस्ट है, ठीक है। एक पोस्ट है एसटी के लिए और इधर रिजर्व 0 है। और वही ईबीसी जिसको हम लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, तो उनके लिए एक पोस्ट रिजर्व है, ठीक है, और 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले के लिए। और बीसी यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनके लिए 9 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 3 पोस्ट हो जाएंगे जो कि रिजर्व होंगे वुमेन के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। और जो वुमेन जो कि बैकवर्ड क्लासेस से आती है, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट होगा इस वैकेंसीज के लिए वो 41 होगा, यानी कि 41 पोस्ट होगा, जिसमें से जो 13 पोस्ट होंगे वो रिजर्व होंगे वुमेन के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। तो ये वैकेंसी डिटेल था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो भी एप्लीकेशन फ़ी होगा उसको समझ लेते हैं कि किस। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है ये भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, यानी कि अगर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो जो भी कैटेगरी है उस पर अगर अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। जैसे कि जो भी कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको देना होगा 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये उनको पे करना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें जो कि SC ST जो कि बिहार के कैंडिडेट होंगे, SC ST होंगे, तो उनको मात्र 150 रुपये देना होगा, ठीक है। कितना देना होगा? 150 रुपये एज ए एप्लीकेशन फ़ी उनको पे करना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में, कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगी जो कि रिजर्व और अनरिजर्व होंगी, जो कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, यानी कि जो बिहार की रहने वाली अस्थायी निवासी हैं और वो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो रिजर्व हो या अनरिजर्व हो, उनको मात्र 150 रुपये एज एप्लीकेशन फी पे करना होगा। और जो भी दिव्यांग हैं, यानी कि PWD कैंडिडेट हैं, जिनका अगर डिजेबिलिटी की बात करें तो 40% से ज़्यादा है, तो उनको मात्र 150 रुपये देने होंगे एज ए एप्लीकेशन फ़ी। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये पे करना होगा, जिस तरीके से यहाँ पे जनरल कैंडिडेट का हुआ है। और मोड इसका क्या होगा? तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसी दौरान लास्ट टाइम में आपको ऑनलाइन पेमेंट करके सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना होगा। तो ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि जो ABPSC ASO है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो कोई भी उम्मीदवार इस BPSC ASO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनको इस भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करना होगा। यानी कि जो भी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर उसको आप पूर्ण नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस भर्ती
भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी होना अनिवार्य है। यानी कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, यानी कि उनके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, वो भी किसी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डिग्री है वो कब तक आपके पास रहना चाहिए, तो जो एप्लीकेशन का डेडलाइन है यानी कि उसके पहले इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके पहले अगर आपके पास जो इसका डिग्री है इशूड है तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज जो आपका आवेदन होगा वो अमान्य किया माना जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आप अप्लाई करेंगे फॉर्म उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम समझ लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में कि इसके एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट यहाँ पे रिजर्वेशन के हिसाब से भी दिया गया है। तो सबसे अगर मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल होगा, वो भी कब तक, तो 1/8/2025 के हिसाब से देखा जाएगा, यानी कि 1 अगस्त 2025 के हिसाब से अगर देखें तो 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें किनके लिए, जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 37 साल होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल और कम से कम 21 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2025 के हिसाब से। और मैक्सिमम एज की बात करें बीसी और ईबीसी जो कि मेल और फीमेल या फिर अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए तो वो 40 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल का अंतर यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको और भी ज़्यादा छूट मिल रहा है, यानी कि 5 साल तक का इनको एज में छूट दिया जा रहा है, यानी कि इनको 42 ईयर्स तक ये मैक्सिमम एज इनको मिल रहा है इसको अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को। और रिटायरमेंट एज की बात करें तो 60 साल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे इस पद से। तो ये था एज लिमिट के बारे में। चलिए हम सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी फॉर्म का वो होता है सैलरी, कि हमें सैलरी भी देख के चलना होगा। अगर हम मेहनत करें, तैयारी करें और एग्जाम क्लियर कर ले, बाद में पता चले कि हमें सैलरी उस लायक नहीं मिल पा रहा है तो दिक्कत होता है। तो BPSC असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भर्ती 2025 के तहत जो भी चयनित उम्मीदवार होंगे उनका जो वेतन होगा, ठीक है, वो 7 लेवल का होगा, ठीक है, उनके उसके अनुसार वेतनमान प्रदान किया जाएगा जो कि 44,900 से लेकर, ठीक है। तो इसका जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये प्रति माह तक निर्धारित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको सरकारी नियमानुसार जो भी भत्ते मिलते हैं और सुविधाएं वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथ साथ में यहाँ पे अलावेंस वगैरह भी काफ़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, यानी कि ये जो BPSC सहायक अनुभाग अधिकारी भर्ती 2025 है इसका जो चयन प्रक्रिया है वो 2 प्रमुख चरण में होंगे, ठीक है। इसके 2 स्टेज होंगे, पहला होगा प्री एग्जाम और दूसरा होगा मेंस एग्जाम, ठीक है। तो प्री और मेंस 2 एग्जाम आपको क्लियर करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप मेंस को क्लियर करेंगे, ठीक है, उसमें अगर आप सफल होते हैं तो उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारे जो स्टेज हैं इसको क्लियर करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन के बारे में समझ में आ गया कि किन किन स्टेज को पास करना होगा। तो सबसे पहले आपको प्री पास करना होगा, प्री जैसे ही पास करेंगे उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। प्री के बाद मेंस के लिए बुलाया जाएगा और जैसे ही मेंस पास करेंगे DV के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है इसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो जो बिहार लोक सेवा आयोग है इस भर्ती परीक्षा को 2 चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आयोजित करेगा। तो 2 इसके एग्जाम होंगे जो कि हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी। एक होगा प्री, ठीक है, एक होगा प्री और दूसरा होगा मेंस, ठीक है। तो दोनों एग्जाम में आपको अपीयर होना होगा, प्री क्वालिफाई करने के बाद ही मेंस में आप एलिजिबल होंगे। तो इन दोनों को पास करने के बाद ही आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो जो इसका प्री एग्जाम होगा, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये होगा 2 घंटा 15 मिनट का। कितने देर का होगा, 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि जो ऑप्शन बेस्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे पूछा जाएगा। इसमें मीडियम की अगर हम बात करें तो इसमें मीडियम क्या रहने वाला है, तो इसमें जो मीडियम है वो हिंदी इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है। अगर कोई भी इसमें डिस्क्रिप्शंसी पाया जाता है तो इसमें इंग्लिश वर्जन जो होगा उसको ही वैलिड माना जाएगा। तो ये था हमारा मीडियम। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो एग्जाम है वो इसका मोड क्या है, ठीक है। तो मोड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बार क्या होता है कि लोग जो कि कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए होते हैं और उनको ऑनलाइन एग्जाम में बैठा दिया जाता है तो काफ़ी उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ढंग से उनको माउस भी पकड़ने नहीं आता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो एग्जाम मोड होगा वो होगा ओपन बुक, ठीक है, ओपन बुक, जिसमें ओनली 1 टेक्स्ट बुक पर सेक्शन अलाउड, यानी कि हर सेक्शन के एक ही बुक को अलाउ किया जाएगा जिसको आप लेके जा सकते हैं, चाहे वो बुक NCERT का हो, BSCB का हो या फिर ICSE या अदर बोर्ड का जो कि अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक होगा वही
आप लेके जा सकते हैं। इसमें अगर आप गाइड्स और नोटबुक और फोटोकॉपी लेके जाते हैं तो वो अलाउ नहीं होगा, यानी कि ये अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज हम लोग समझ लेते हैं कि किस सेक्शन में जो इस पैटर्न है कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के होंगे। तो यहाँ पे देखिए 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। एक होगा जनरल स्टडीज जो कि 50 नंबर का, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स 50 नंबर का, और मेंटल एबिलिटी 50 नंबर का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाएंगे और 150 और 150 नंबर का ये एग्जाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मेंस एग्जाम होगा जैसे हम प्री क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेंस में आपको अपियर होना होगा। उसके 2 पेपर होंगे, पहला होगा जनरल हिंदी, ठीक है। जनरल हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और समय की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट आपको इसमें समय दिया जाएगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 30% होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पास कर लेंगे लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना है, ना कि मिनिमम, ठीक है। मिनिमम बस पास होने के लिए दिखाना थोड़े ना भाई हमें सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे और आप मेरिट लिस्ट में एग्जिस्ट करेंगे। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था पेपर 1। चलिए हम पेपर 2 के बारे में समझ लेते हैं। तो पेपर 2 होगा जनरल नॉलेज का जो कि 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा और इसमें मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाले हैं, ठीक है। ये मेन एग्जाम का पेपर 2 होगा जिसमें जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे और मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, यानी कि टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को फिल करने के दौरान, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आधार कार्ड, ठीक है। आज के डेट में अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह, ठीक है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए कब जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा सिग्नेचर आपका दोनों हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहे 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों का तीनों आपके पास रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं 10th का सर्टिफिकेट ही लगाइएगा जो कि आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट तब मांगा जाएगा जब आप रिजर्व कैंडिडेट होंगे। EWS तब मांगा जाएगा जब आप रिजर्व कैंडिडेट होंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिजर्व कैंडिडेट के लिए है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए है जो कि बिहार के स्टूडेंट हैं। तो ठीक है, जो भी लोग हैं बिहार के उनको सबसे पहले तो निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। अगर ये नहीं बनवाते हैं तो उनको दिक्कत होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो फोटो आईडी प्रूफ के बारे में, तो यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड कोई भी यूज कर सकते हैं। ऐसा आईडी प्रूफ जिसपे आपका फोटो हो, ठीक है, फोटो हो और डेट ऑफ बर्थ हो DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ वैलिड हो और नाम जो उसमें सही हो जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, तो ही आप वो आईडी प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए जब आप इसको रजिस्टर करेंगे, ठीक है। जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था डॉक्यूमेंट जिसका ज़रूरत पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के दौरान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एडवर्टाइजमेंट नंबर 37/2025 को देखना होगा और उसके लिंक पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसका जो लिंक होगा इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में और उसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी चीज़ें डिटेल आपसे पूछा जाएगा उसको वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। डिटेल उसको फिल करना है। जैसे इस डिटेल को फिल करेंगे उसके बाद मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारी चीज़ फॉर्म को भर के रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूजर नेम और पासवर्ड को भेजा जाएगा, मोबाइल और ईमेल पर भेजा जाएगा। उसको इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके सामने पेज जो खुल के आएगा उसमें आपसे पर्सनल डिटेल, ठीक है, पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। पर्सनल डिटेल को फिल करना है। उसके अलावा आपको एजुकेशनल डिटेल को फिल करना है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिटेल को फिल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आप फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट जो भी आप रखेंगे उसको स्कैन करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। इन सब को करने के बाद जिस तरीके से सारे फॉर्म को फिल करते हैं इसको भी सेम प्रोसेस से करना होगा। और उसके बाद क्या करना होगा कि जो फ़ी होगा इसका, ठीक है, तो फ़ी पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा यहीं पर। अन्यथा अगर फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो
आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फी पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है। जो फाइनल प्रिंट आउट होगा उसको रख लेना है संभाल के, क्योंकि फ्यूचर में वो काम आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो सारी चीज़ आपको डिटेल में बता दिया गया है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।